मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री। तो मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री स्टॉक का प्रबंध या मैनेजमेंट ऑफ स्टॉक। तो आज इसके अपन फॉर्मूलाज देखेंगे। पहला फॉर्मूला जो रहेगा वो रहेगा EOQ, हिंदी में बोलते हैं आर्थिक आदेश मात्रा, इंग्लिश में बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो पहले मैं लिख देता हूँ आपको, इकोनॉमिक, ओ का मतलब रहेगा ऑर्डर, क्यू का मतलब रहेगा क्वांटिटी। हिंदी वाले लिखेंगे आर्थिक आदेश मात्रा। क्या होता है EOQ या आर्थिक आदेश मात्रा? जब भी संस्था ऑर्डर देगी नए माल का तो वो EOQ को ध्यान में रखती है। अगर संस्था EOQ को ध्यान में नहीं रखती है तो संस्था की कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, और अगर EOQ को ध्यान में रखती है तो संस्था की लागत न्यूनतम आती है। तो EOQ ध्यान में रखना जरूरी होगा। जिस मात्रा में संस्था ऑर्डर देती है, जितनी इकाई संस्था मंगवाती है, जैसे मान लो संस्था ने 5000 इकाई एक साथ मंगवाई तो संस्था का EOQ क्या रहेगा? 5000 रहेगा। अगर संस्था 4000 इकाइयों का ऑर्डर देती है तो आपके पास EOQ क्या रहेगा? 4000 रहेगा। तो अपन कह सकते हैं ऑप्टिमम साइज ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर का ऑप्टिमम साइज रहेगा, मतलब अच्छा साइज वो आपके पास EOQ रहेगा। तो EOQ का जो फॉर्मूला रहेगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। EOQ बराबर 2RO/C। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। EOQ का फुल फॉर्म आपके पास इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है। अब रहेगा R का मतलब रहेगा एनुअल कंजप्शन। एनुअल कंजप्शन को हिंदी में बोलते हैं वार्षिक उपभोग। मतलब संस्था एक साल में जितनी इकाई यूज करती है आपके पास, उसे बोलते हैं एनुअल कंजप्शन। फिर O का मतलब रहेगा, O का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। O का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। संस्था जब एक ऑर्डर देगी ना तो उस ऑर्डर को मंगवाने के लिए संस्था की लागत क्या रहेगी? अब ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है? मतलब आदेश की लागत। तो आदेश लागत क्या होती है? संस्था जब भी माल मंगवाती है तो किसी गाड़ी के माध्यम से मंगवाती है, ट्रक के माध्यम से मंगवाती है। तो जहाँ से माल आना है आपके पास, जैसे मान लो जयपुर से माल आना है, जोधपुर से माल आना है या दिल्ली से माल आना है, तो जहाँ से भी माल आना है वहाँ से लेकर जब तक गोदाम में माल नहीं आता तब तक संस्था की क्या लगती है? ऑर्डरिंग कॉस्ट लगती है। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एक ऑर्डर की कॉस्ट क्या रहेगी वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कैरिंग कॉस्ट, C का मतलब रहेगा कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। संग्रहण लागत, संस्था जब माल मंगवाती है तो गोदाम में रखती है, तो गोदाम में रखती है तो उसको संस्था संग्रहित करती है, उसके लिए संस्था की कितनी कॉस्ट आती है उसे अपन कैरिंग कॉस्ट रहेंगे। तो ये EOQ का फॉर्मूला रहेगा 2RO/C। R का मतलब रहेगा एनुअल कंजप्शन। एनुअल कंजप्शन का मतलब 12 महीने में जितना आप उपभोग करते हैं, जितना यूज करते हैं, वो एनुअल कंजप्शन में चला जाएगा। O का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट, माल जब आप मंगवाएंगे तो उस माल को मंगवाने की जो कॉस्ट रहेगी वो ऑर्डरिंग कॉस्ट रहेगी। कैरिंग कॉस्ट, जो माल आपने मंगवाया है उस माल को आप एकत्रित रखेंगे तो उसके लिए जो कॉस्ट रहेगी वो कैरिंग कॉस्ट रहेगी। जब संस्था EOQ कैलकुलेट करती है तो EOQ के साथ संस्था को ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, परचेज कॉस्ट वो भी कैलकुलेट करनी होती है। तो जो दूसरा फॉर्मूला आपके पास रहेगा वो पूछा जाता है परचेज कॉस्ट का। तो टोटल परचेज कॉस्ट, टोटल परचेज कॉस्ट कैसे आती है? टोटल परचेज कॉस्ट का फॉर्मूला रहता है नंबर ऑफ यूनिट्स। संस्था ने जितनी यूनिट्स मंगाई वो ले लेंगे, मल्टीप्लाई रेट पर यूनिट या कॉस्ट पर यूनिट। नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई रेट पर यूनिट। संस्था ने जितनी यूनिट्स मंगाई उनको उसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, परचेज कॉस्ट आ जाएगा।
तीसरा जो फॉर्मूला पूछा जाता है वो रहता है टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे आती है उसका भी फॉर्मूला रहेगा। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आर अपॉन EOQ। पहले यहाँ तक देखिए, आर का मतलब हुआ एनुअल कंजप्शन, संस्था ने जितनी इकाई मंगाई वो आर रहेगा, एक बार में जितनी मंगाई वो EOQ रहेगा। तो ये तो नंबर ऑफ ऑर्डर हो गए। जैसे संस्था मान लो 12,000 इकाई मंगाती है, 1,000 एक बार में लाती है, तो 12,000 को 1,000 से डिवाइड करेंगे, 12,000 को 1,000 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएंगे, मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर 12 हो गए। तो नंबर ऑफ ऑर्डर इसी से निकलेगा, मल्टीप्लाई ओ ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट, उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब फोर्थ नंबर जो रहेगा वो रहेगा टोटल कैरिंग कॉस्ट का, टोटल कैरिंग कॉस्ट। टोटल कैरिंग कॉस्ट कैसे आएगी उसका भी आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना पड़ेगा। पहले EOQ लिखना होगा, जितना EOQ आपने कैलकुलेट किया 2 से हम डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई C हो जाएगा। C का मतलब रहेगा कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। तो ये फॉर्मूलाज आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। जब अपन तीनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा टोटल कॉस्ट। तो अगला फॉर्मूला जो रहेगा 5 नंबर का वो रहेगा टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कैसे आएगी, पहले हम परचेज कॉस्ट लेंगे, परचेज कॉस्ट में ऑर्डरिंग कॉस्ट जोड़ देंगे और कैरिंग कॉस्ट जोड़ देंगे तो आपके पास आ जाएगा टोटल कॉस्ट। 6 नंबर का जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा नंबर ऑफ ऑर्डर। नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे आते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर, संस्था एक साल में कितने ऑर्डर देगी वो नंबर ऑफ ऑर्डर रहते हैं। तो नंबर ऑफ ऑर्डर का फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा R अपॉन EOQ। R का मतलब एनुअल कंजप्शन, संस्था ने एक साल में कितना माल मंगवाया, EOQ का मतलब ऑप्टिमम साइज ऑफ ऑर्डर, एक ऑर्डर में कितनी इकाई मंगाती है वो आपके पास रहेगा। 7 नंबर जो फॉर्मूला रहेगा वो उसमें रहेगा टाइम बिटवीन 2 ऑर्डर, टाइम बिटवीन 2 ऑर्डर, 2 ऑर्डर के मध्य कितना टाइम लगेगा, टाइम बिटवीन 2 ऑर्डर, 2 ऑर्डर के मध्य टाइम वो रहेगा नंबर ऑफ डे कैलकुलेट करने हैं आप लोगों को, नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर, एक वर्ष में कितने डे, या तो वो यहाँ 365 बनेगा या 360, ये दोनों आपके पास हो सकते हैं। इक्वेशन के हिसाब से आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे और इसको अपन डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ऑर्डर से, तो आपके पास आ जाएगा टाइम बिटवीन 2 ऑर्डर। तो पहला EOQ का रहेगा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, 2RO अपॉन C। R का मतलब रहेगा एनुअल कंजप्शन, जितना उपभोग आप एक साल में कर रहे हैं वो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। O का मतलब देखना है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एक ऑर्डर की कॉस्ट कितनी आ रही है वो। C का मतलब रहेगा कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, आप जो भी माल खरीद रहे हैं उसको संग्रहित करते हैं तो उसको रखने के लिए कितनी कॉस्ट लगेगी वो इसमें चला जाएगा। फिर आएगा टोटल परचेज कॉस्ट, टोटल परचेज कॉस्ट आएगा वो आएगा नंबर ऑफ यूनिट्स, जितनी इकाई आपने खरीदी मल्टीप्लाई रेट पर यूनिट से। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा R अपॉन EOQ मल्टीप्लाई ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, और टोटल कैरिंग कॉस्ट रहेगा वो रहेगा EOQ अपॉन 2 मल्टीप्लाई C। C का मतलब रहेगा कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। टोटल परचेज कॉस्ट कैसे आएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, और इनको तीनों को आप ऐड कर दीजिएगा, फिर आपके पास नंबर ऑफ ऑर्डर रहेगा वो R अपॉन EOQ का फॉर्मूला रहेगा। ये फॉर्मूलाज कम काम में आएंगे, ज़्यादातर ये फॉर्मूलाज आपके काम आएंगे। चलो लिखिए, क्यों हो गया था। अगला जो सूत्र रहेगा वो रहेगा ROL का, रीऑर्डर लेवल या रीऑर्डर पॉइंट। तो रीऑर्डर लेवल या रीऑर्डर पॉइंट क्या होता है, इस पर संस्था जब भी पहुंचेगी ना इस पॉइंट पर तो संस्था नया माल मंगवाने का ऑर्डर दे देगी, वो होगा रीऑर्डर पॉइंट। मतलब परचेज डिपार्टमेंट नया माल परचेज कर लेगा इस पॉइंट पर। तो इसका आपके पास फॉर्मूला जो रहेगा वो रहेगा L गुणा UR
प्लस सेफ्टी स्टॉक। तो पहले अपन ROL समझते हैं। ROL का फुल फॉर्म क्या रहेगा? ROL बराबर री ऑर्डर, L का मतलब रहेगा लेवल, री ऑर्डर लेवल। अगर आप ROP लिखते हैं तो लेवल को बना दीजिएगा पॉइंट, तो री ऑर्डर लेवल बोल दीजिएगा, चाहे री ऑर्डर पॉइंट बोल दीजिएगा, दोनों सेम ही रहेंगे। वैसे लेवल और पॉइंट में अंतर होता है, लेकिन यहाँ आपको ज़्यादा डिफरेंस करना नहीं है। अब रहेगा एल। एल क्या होगा? एल का मतलब होगा लीड टाइम, लीड टाइम, प्रतीक्षा अवधि। मतलब जो माल आपके पास आएगा, जो आपने ऑर्डर दिया था, वो माल आपके गोदाम में कितने दिन में पहुंचेगा, जितना इंतजार आपको करना पड़ेगा उसे लीड टाइम बोलते हैं। UR का मतलब होता है यूजेज रेट। कौन सी रेट? यूजेज रेट। यूजेज रेट का मतलब है आप एक दिन में कितना कंजप्शन करते हैं। मतलब जो आप लोगों को कैलकुलेशन दिया गया ना, अगर लीड टाइम सप्ताह में दिया गया है तो ये यूजेज रेट भी सप्ताह का निकलेगा। अगर लीड टाइम आपके पास मंथ में दिया गया है तो यूजेज रेट मंथ का लिया जाएगा, और अगर ये एक दिन का है तो यूजेज रेट एक दिन का रहेगा। तो लगभग आपके पास ये डे का रहता है। तो अपन यूजेज रेट का फॉर्मूला भी लिखेंगे कि यूजेज रेट कैसे कैलकुलेट की जाती है। मान लो डे के अनुसार कैलकुलेट करना है, तो इसका फॉर्मूला जो रहेगा वो रहेगा R/365 या 360। मतलब R का मतलब होता है एनुअल कंजप्शन। एनुअल कंजप्शन को आप डिवाइड कर दीजिएगा, 365 से डिवाइड कर दीजिएगा। अगर क्वेश्चन में 360 बोला तो 360 से डिवाइड कर देंगे, और क्वेश्चन में अगर 300 बोला तो 300 से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास यूजेज रेट आ जाएगा। तो यूजेज रेट आप लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। SS का मतलब होता है सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक ये संस्था को अपने पास रखना पड़ेगा सुरक्षा के लिए। ये संस्था अपने गोदाम में रखती है, जब भी आपके पास कोई ऑर्डर मिलता है तो उसके लिए इसे सप्लाई कर देती है वो, ये सेफ्टी स्टॉक रहेगा। तो फॉर्मूला पहला ROL या ROP का L गुना UR प्लस सेफ्टी स्टॉक रहेगा। लेकिन क्वेश्चन में अगर लीड टाइम और यूजेज रेट नहीं दिया गया हो तो सेकेंड फॉर्मूला काम में लेते हैं ROL या ROP का। ROL बराबर सेकेंड फॉर्मूला मैक्सिमम कंजप्शन। कौन सा कंजप्शन होगा? मैक्सिमम कंजप्शन होगा। अधिकतम कंजप्शन, कितना संस्था अधिकतम कंजप्शन करती है वो ले लेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, ROP, रीऑर्डर पीरियड। यहाँ पीरियड होगा, यहाँ पॉइंट रहेगा, ये पीरियड रहता है, ये क्वेश्चन में रहेगा। अगर क्वेश्चन में मैक्सिमम कंजप्शन और मैक्सिमम ROP दिया हुआ है तो दोनों आपके पास यही फॉर्मूला अप्लाई होगा ROL के लिए। तो ये ROL का फॉर्मूला रहेगा। अब आपके पास अगला फॉर्मूला रहेगा, वो रहेगा मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल कौन सा होता है? इस स्टॉक से ज़्यादा संस्था अपने गोदाम में माल रखेगी नहीं। अगर संस्था इससे ज़्यादा गोदाम में माल रखती है तो संस्था को नुकसान होता है। मान लो जो भी आपके पास आपका स्टॉक था उससे आपने ज़्यादा स्टॉक रख लिया, मैक्सिमम स्टॉक से भी आप ऊपर चले गए, तो संस्था को उसको रखने का खर्चा, कैरिंग कॉस्ट हो जाएगी, उसको माल आपके पास खराब हो जाएगा, लास्ट डेट निकल जाएगी, तो वेस्टेज होने का डर रहता है। इसलिए मैक्सिमम स्टॉक से ज़्यादा नहीं जाना। तो इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा पहला EOQ का मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये आपका पहला फॉर्मूला था। इसमें आप क्या ऐड कर देंगे? सेफ्टी स्टॉक ऐड कर देंगे, सेफ्टी स्टॉक। तो EOQ में सेफ्टी स्टॉक जोड़ दीजिएगा, मैक्सिमम स्टॉक लेवल आ जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में सेफ्टी स्टॉक और EOQ वाला फॉर्मूला नहीं है तो आपके पास दूसरा वाला फॉर्मूला काम करेगा, मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल का दूसरा फॉर्मूला वो होगा, उसमें आपको पहले EOQ लेना होगा, फिर आप उसमें ROL ऐड कर देंगे। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और रीऑर्डर लेवल को पहले ऐड करना है। अगर क्वेश्चन में मैक्सिमम स्टॉक लेवल पूछा है तो कोष्टक में मिनिमम स्टॉक जाएगा, तो इसमें से माइनस होगा मिनिमम कंजप्शन। मिनिमम कंजप्शन कितना है? मल्टीप्लाई मिनिमम ROP, री ऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम स्टॉक कोष्टक में मिनिमम रहेगा, लेकिन जब आप लोगों को ROL पूछेगा तो मैक्सिमम मल्टीप्लाई मैक्सिमम रहेगा, यहाँ मैक्सिमम के साथ मिनिमम रहेगा। अगला फॉर्मूला जो रहेगा वो रहेगा मिनिमम स्टॉक लेवल।
मिनिमम स्टॉक लेवल, ऊपर वाला था मैक्सिमम स्टॉक लेवल, यह है मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल का मतलब क्या हुआ, इससे कम संस्था अपने पास माल नहीं रखेगी। अगर इससे कम संस्था माल रखती है तो भी संस्था को नुकसान होता है। मान लो संस्था इससे नीचे चली गई और संस्था के पास कोई ऑर्डर आ जाता है, तो उस संस्था उस ऑर्डर को कैसे आपके पास अप्लाई कर पाएगी या उसे कैसे माल दे पाएगी। तो मिनिमम स्टॉक से नीचे नहीं जाना, मैक्सिमम से ऊपर नहीं जाना। मिनिमम स्टॉक किसके बराबर होता है, मिनिमम स्टॉक होता है वो सेफ्टी स्टॉक के बराबर होता है। मिनिमम स्टॉक सेफ्टी स्टॉक के बराबर होता है, मतलब ये आपकी सुरक्षा सीमा है कम से कम। इसका सेकंड फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा मिनिमम स्टॉक लेवल बराबर, दो फॉर्मूले काम करते हैं, ये भी बताएंगे कब कौन सा फॉर्मूला काम करेगा। मिनिमम स्टॉक लेवल, उसमें पहले आपको ROL लेना पड़ेगा, ROL रीऑर्डर लेवल माइनस ROL के साथ मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम के साथ मिनिमम होता है। तो मिनिमम के साथ क्या होगा, नॉर्मल कंजप्शन मल्टीप्लाई नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड, यहां मतलब पीरियड ही रहेगा, पी का मतलब ROP नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। अगर क्वेश्चन में सेफ्टी स्टॉक दिया हुआ था तब तो सेफ्टी स्टॉक वाला फॉर्मूला काम करेगा, लेकिन अगर क्वेश्चन में नॉर्मल कंजप्शन नॉर्मल पीरियड, मिनिमम कंजप्शन मिनिमम पीरियड, मैक्सिमम कंजप्शन मैक्सिमम पीरियड ये दिए हुए हैं, तो मतलब सेकंड वाला फॉर्मूला ही काम करता है। तो ROL माइनस नॉर्मल कंजप्शन मल्टीप्लाई नॉर्मल ROP। अगला वाला फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक कैसे आता है, मैक्सिमम मिनिमम को ऐड कर दीजिएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, मैक्सिमम स्टॉक प्लस मिनिमम स्टॉक डिवाइड किसे कर देंगे, 2 से, मैक्सिमम प्लस मिनिमम अपॉन 2 हो जाएगा, तो एवरेज स्टॉक आ जाएगा। एवरेज स्टॉक का दूसरा फॉर्मूला भी होता है, एवरेज स्टॉक बराबर, पहले आपको लेना पड़ेगा मिनिमम स्टॉक प्लस EOQ अपॉन 2। एवरेज स्टॉक का जो ये फॉर्मूला है, मैक्सिमम मिनिमम, ये तो आपके पास इससे जनरेट होता है, मिनिमम और मैक्सिमम इसको जोड़ दो, 2 से डिवाइड कर दो। लेकिन अगर आप सेफ्टी स्टॉक EOQ और सेफ्टी स्टॉक को लेते हैं तो ये फॉर्मूला आपके पास रहेगा, मिनिमम स्टॉक EOQ अपॉन 2, ये भी आपके लिए एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला होता है। तो ये आपके लिए फॉर्मूलाज थे। पहला था रीऑर्डर लेवल, L गुणा UR प्लस सेफ्टी स्टॉक हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में लीड टाइम, यूजेज रेट और सेफ्टी स्टॉक दिया है तो यही फॉर्मूला काम करेगा। अगर क्वेश्चन में मैक्सिमम कंजप्शन और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड मिल जाता है तो ये वाला फॉर्मूला काम करना स्टार्ट कर देता है। मैक्सिमम स्टॉक लेवल, EOQ और सेफ्टी स्टॉक को आपके पास ऐड कर देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपके पास मिनिमम कंजप्शन और मिनिमम ROP आ गया तो मतलब यही फॉर्मूला काम करेगा। मिनिमम स्टॉक इसके बराबर होता है, सेफ्टी स्टॉक के बराबर होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में नॉर्मल कंजप्शन दिया हुआ है तो ये सेकंड वाला फॉर्मूला काम करेगा। एवरेज स्टॉक मैक्सिमम और मिनिमम को जोड़ दीजिएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये भी एवरेज स्टॉक का रहेगा। मिनिमम स्टॉक EOQ अपॉन 2, EOQ को ROQ के नाम से भी जाना जाता है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये आपके पास फॉर्मूला हुए, अब अपन के क्वेश्चन करेंगे।